नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका, 8 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से की बात, घटना के बारे में ली जानकारी। अमित शाह ने घटनास्थल का किया दौरा, घायलों से की मुलाकात। एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच। प्रधानमंत्री मोदी की आज से भूटान की 2 दिन की यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी भूटान के प्रधानमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। बिहार में दूसरे चरण के लिए आज 20 जिलों की 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़। फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा बरामद, कई गिरफ्तार। विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में था गिरोह। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कोऑप कुंभ 2025 का किया शुभारंभ। कहा, अर्बन सहकारी बैंक छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और युवाओं के उत्थान के बन रहे हैं माध्यम। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घटना के बाद 15 लोगों को एलएनजेपी अस्पताल में लाया गया था, जिनमें से 8 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी। अस्पताल में भर्ती 3 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। धमाका मेट्रो स्टेशन के पास रेड लाइट पर आकर रुकी एक i20 कार में हुआ, जिससे आसपास कई गाड़ियों में आग लग गई और इलाके में भगदड़ मच गई। ये कार हरियाणा नंबर की थी। पुलिस ने लाल किला और आसपास के इलाकों को सील कर दिया है। दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए और बम निरोधक दस्ते की टीमें मौके पर मौजूद हैं और इलाके की गहन जांच कर रही हैं। ब्लास्ट की खबर मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए के महानिदेशक से बात की। उन्होंने दिल्ली पुलिस, एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीमों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद जांच पूरी तरह से शुरू की जा चुकी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि हालात पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री का भी फोन आया था और समय समय पर उनके साथ जानकारी साझा की जा रही है। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। धमाके को लेकर डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक ने बताया कि जैसे ही धमाके की सूचना मिली, हमने तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड की 7 यूनिट भेजी, जिन्होंने जल्दी ही आग पर काबू पा लिया।
के चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर किसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और कुछ कारों में आग है। उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड किया था। इनिशियली हमारी 7 यूनिट्स गई थी और 7:29 पर आग पूरी तरह हमने बुझा दी थी। संभावना है कि कैजुअलिटी हैं इसमें। अभी हम पुलिस के साथ जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस मामले में, जिससे कि हमें एग्जैक्ट फिगर मिल सके। अभी तक हमारे पास कोई फिगर एग्जैक्ट नहीं है। दिल्ली के लाल किले पर हुए विस्फोट को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा, दिल्ली में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों और मित्रों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार देर शाम हुए एक ब्लास्ट की घटना पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी गहरा दुख और चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि इस खबर से अत्यंत दुखी हूं और मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। उपराष्ट्रपति ने ब्लास्ट में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है, जबकि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संवेदना संदेश में लिखा, दिल्ली में हुए ब्लास्ट में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। प्रभावित लोगों को अधिकारी मदद कर रहे हैं। मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया है। वहीं दिल्ली में लाल किले ब्लास्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है। लाल किले ब्लास्ट पर राजनाथ सिंह ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, दिल्ली में हुई कार विस्फोट की घटना अत्यंत दुखद और विचलित करने वाली है। इस घटना से वो अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि अपने संदेश में लिखा कि इस दुख की घड़ी में मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली में लाल किले में हुए ब्लास्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे और उन्होंने स्थिति की जानकारी ली। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल का भी दौरा किया और उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गृह मंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल में दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और इस पूरी घटना की विस्तार से जानकारी ली। साथ ही इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल प्रबंधकों, चिकित्सकों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। साथ ही दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर एंगल से इस ब्लास्ट की जांच की जा रही है, धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घटना की विस्तृत जानकारी दे दी गई है। लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हुई, कुछ लोग इंजर्ड हैं। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। नई दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा करते हुए लिखा, नई दिल्ली में हुए दुखद कार विस्फोट में हुई जान माल की हानि से व्यथित हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है
उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि घायलों तक सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता पहुंचे। दिल्ली धमाके को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि दिल्ली में हुए विस्फोट से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाई अलर्ट जारी किया गया है। नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री आशीष सूद लोकनायक अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने घायलों का हाल जाना और अस्पताल में डॉक्टर्स और पुलिस अधिकारियों की एक टीम के साथ बैठक भी की। दिल्ली के लाल किले पर हुए विस्फोट मामले में एक बड़ा सुराग मिला है। घटना में इस्तेमाल की गई I-20 कार सलमान के नाम पर दर्ज पाई गई है। गाड़ी की जो आरसी है वो पुलिस के हाथ लग चुकी है। गुरुग्राम के सलमान के नाम दर्ज कार के बारे में पूछताछ करने पर सलमान ने बताया कि उन्होंने ओखला के देवेंद्र को ये कार बेच दी थी। ओखला के देवेंद्र ने बताया कि उन्होंने अंबाला में ये कार बेच दी थी। कार की जानकारी के लिए अंबाला पुलिस को इनपुट दिया गया और दिल्ली पुलिस की एक टीम अंबाला के लिए रवाना भी हो चुकी है। आइए सुनते हैं कि धमाके को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया। गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? हाथ से पहले आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो आसपास के लोग। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके हाथ। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। हम ये देखे, लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया। बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। जब आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद प्रत्यक्षदर्शियों से बात की डीडी न्यूज के संवाददाता मोहित शुक्ला ने। धमाके में हमारे साथ सवेरा छाबड़ा हैं, वो चश्मदीद हैं। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस समय मंजर कैसा था? सवेरा, उस वक्त आपने क्या देखा, कैसे हालात थे वहां पर? आपको बता दूं, 6:45 बजे का समय था जब एकदम से लाल किले पे एकदम दिल दहलाने वाला मंजर सामने आया। एक बम फटा, एक आवाज आई, एक वो इतनी तेज थी कि पूरे चांदनी चौक में एकदम भगदड़ मच गई। मतलब ये लगा लो 500 लोग था उस वक्त चांदनी चौक के, लाल किले के बिल्कुल सामने। सारे भगने को हो गए और ये जो मंजर हुआ, और वहाँ पर ही नहीं, जो मेट्रो स्टेशन है उसके अंदर भी काफ़ी कांच के अंदर शीशे टूटे। इस तरीके से पूरी भगदड़ मच गई। 5 मिनट के अंदर खैर वहाँ पे जवान थे, वहाँ पर पुलिस फोर्स थी, वो मौजूद हो गई। आ गए लगभग 5 मिनट में क्या नाम है, फायर ब्रिगेड वगैरह सब आ गए थे। जिस तरीके से ये धमाका हुआ, ये कोई आम धमाका नहीं था। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा आपका कहना है? मैं वहाँ खुद मौजूद थी, आपके हाथ पैर कांप जाएंगे जिस तरीके से वहाँ पर वो हादसा हुआ। आवाज मतलब पहले तो लगा कि क्या कोई वो जिस तरीके से वो लिटरली कम से कम 500,000 आदमी भागने को दौड़ा। सवेरा ने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखा है और उनका ये कहना है कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। दिल्ली से कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। दिल्ली विस्फोट के बाद कई राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली विस्फोट के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी है। बिहार में प्रशासन की टीमें अलर्ट पर हैं और सभी की जांच की जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान मंगलवार को ही होने हैं। ऐसे में विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पूरे पुलिस बल को हाई अलर्ट पर रखने और गहन जांच और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहरों में पुलिस प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है।
वहीं जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुंछ में देर रात सुरक्षा बलों ने जांच अभियान चलाया। वहीं दिल्ली हादसे के बाद मुंबई में भी अलर्ट जारी हो गया है। मुंबई में अलग अलग जगहों पर डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस के जवान सक्रिय हैं। संवेदनशील जगहों पर संदिग्ध लगने वाली सामग्रियों की जांच की जा रही है। मुंबई के कल्याण स्टेशन पर डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच की। प्रशासन को संवेदनशील स्थानों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। विस्फोट के बाद हरियाणा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस हाई अलर्ट पर है। सरकार की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को निर्देश अलर्ट रहने के दिए गए हैं और दिल्ली के साथ लगने वाले जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के आदेश भी जारी किए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों पर भी विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों से कोई भी आपत्तिजनक सामान दिखने या आपातकालीन स्थिति में 112 नंबर डायल कर तुरंत सूचना देने की अपील की गई है। वहीं केरल में भी पुलिस अलर्ट पर है। केरल के पुलिस प्रमुख रावदा आजाद चंद्रशेखर ने पुलिस को पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दिल्ली में हुए धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर प्रदेश भर में सघन चेकिंग अभियान जारी है। इसी कड़ी में राज्य के रेलवे स्टेशन पर भी सघन जांच अभियान चलाया गया। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद पूरे देश में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश भी प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश में भी राजधानी लखनऊ में पुलिस गाड़ियों को रोककर उनकी जांच कर रही है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी जांच तेज कर दी गई है। संदिग्धों से पुलिस सवाल भी कर रही है। वहीं नई दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके को लेकर भारत स्थित इस्लामी गणराज्य ईरान के दूतावास ने संवेदना व्यक्त की है। दूतावास ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, भारत स्थित इस्लामी गणराज्य ईरानी दूतावास दिल्ली में हुए कार विस्फोट की घटना में कई भारतीय नागरिकों की मृत्यु और घायल होने पर गहरा दुख व्यक्त करता है और भारत गणराज्य की सरकार और जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। दूतावास पीड़ितों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है और उनके लिए धैर्य एवं सांत्वना की कामना करता है। साथ ही इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता है। साथ ही दिल्ली बम हादसे पर अर्जेंटीना ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने संदेश में भारत में अर्जेंटीना के राजदूत कोसिनो मारियानो ने लिखा, अर्जेंटीना की जनता और सरकार की ओर से हम लाल किले पर हुए विस्फोट में अपने प्रियजनों के खोने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं और हम सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से भूटान का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भूटान के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे तो भूटान के चौथे राजा की 70वीं जयंती को समर्पित समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत भूटान के संबंधों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री भूटान के महाराजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात करेंगे। पीएम भूटान के अपने समकक्ष शेरिंग तोब्गे से भी मिलेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के आपसी विश्वास, सद्भावना और एक दूसरे के प्रति सम्मान के रिश्ते को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। भूटान ने जब पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी देश के साथ स्थापित किए थे तो भारत पहला देश था 1968 में और तब से कुल मिला के पिछले 50, 55, 57 वर्षों में रिश्ते समय के साथ साथ गहरे हुए हैं। इसके कई बिंदु हैं। दोनों देशों के बड़े नेताओं में बहुत फ्रीक्वेंट एक्सचेंजेस होते हैं। प्रधानमंत्री भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना पुनात सांगछू सेकंड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगिये वांगचुक की 70वीं जयंती को समर्पित समारोहों में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री थिम्पू में ताशी छोड़जोंग में प्रार्थना करेंगे, जहां हाल ही में भारत से भेजे गए भगवान बुद्ध के
पिपराहवा पवित्र अवशेषों को रखा गया है। पीएम वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के चौथी बार यहाँ थिम्पू में भूटान में जो आगमन हो रहा है, हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। तो चौथी बार आना ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचना कि भूटान में वो फिर से आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब भूटान दिखाता है कि ये दोनों देश बहुत सच्चे और अच्छे मित्र हैं। साझा आध्यात्मिक विरासत और गर्मजोशी भरे संबंध भारत भूटान साझेदारी की पहचान है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और व्यापक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। भूटान की इन वादियों में भारत भूटान सहयोग एक नई दिशा ले रहा है। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल से लेकर हाइड्रो पावर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा साझेदारी के न सिर्फ आयाम तय कर रही है, बल्कि रफ्तार को भी एक नई दिशा दे रही है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, थिम्फू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से भूटान का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। इस यात्रा को लेकर भारतीय प्रवासी समुदाय यानी कि प्रवासी भारतीय समुदाय जो है वो भी उत्साहित है। ये दौरा आध्यात्मिक जुड़ाव को मजबूत करेगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ताशीचो जोंग में बुद्ध की पवित्र अवशेषों को प्रणाम करेंगे और वैश्विक शांति के लिए प्रार्थना में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पर आने वाले हैं और उनकी यात्रा को लेकर यहां मौजूद भारतीयों में बेहद उत्साह है, बहुत ज्यादा खुशी है। कुछ भारतीय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या है उनके मन में, क्या है उनके विचार। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, मोदी जी पिछले 10-11 वर्षों में चौथी बार भूटान आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस यात्रा को, कितने उत्साहित? मोदी जी का बहुत स्वागत है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, एंड वो अभी चौथी बार यहाँ आ रहे हैं और भूटान और भारत दोनों छोटा और बड़े भाई की तरह हैं। कैसे मोदी जी का स्वागत कैसे कर रहे हैं सर? वो तो कह रहे हैं कि वेरी एंथुसियास्टिक, वार्म वेलकम। आप कैसे स्वागत करेंगे, क्या तैयारियां? हमारे प्रधानमंत्री जी के चौथी बार यहाँ थिम्पू में भूटान में जो आगमन हो रहा है, हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रधानमंत्री की बात है मोदी जी की, तो चौथी बार आना ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचना कि भूटान में वो फिर से आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब भूटान दिखाता है कि ये दोनों देश बहुत सच्चे और अच्छे मित्र हैं। और कल आमने सामने हम मिलेंगे मोदी जी से, ये तो बहुत गर्व की बात होगी, बहुत खुशी की बात होगी। भारतीय बहुत उत्साहित है, बेहद प्रफुल्लित हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा चौथी बार होने जा रही है। और ये कहना कि प्रधानमंत्री बार बार भूटान आ रहे, तो जो कनेक्ट भारत और भूटान का है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से परिलक्षित होता है और उसको लेकर भारतीय बहुत खुश है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, थिम्फू। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों पर आज मतदान होना है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। इसके लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं। कल शाम तक चुनाव कर्मी ईवीएम लेकर बूथों पर पहुंच गए हैं। 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो 14 नवंबर को आएगा और इस चरण में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारियां की हैं। इस दौर में भी कई बड़े सियासी दिग्गजों की चुनावी किस्मत दांव पर लगी हुई है। बिहार विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण में मंगलवार को 122 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास सहित कुल 20 जिलों में इसके लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं। इस चरण में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारियां की हैं। स्पेशल बूथ से लेकर सेल्फी स्टैंड तक का निर्माण कराया गया है। पहले फेज में रिकॉर्ड 65% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में बिहार की 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के दौरान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए 4 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। राज्य में चुनाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के करीब 500 कंपनियां यानी लगभग 50,000 जवान पहले से तैनात थे।
इसके अलावा अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में और 500 कंपनियों को राज्य में भेजा गया है। इंस्ट्रक्शन से उसको सब कुछ हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हम लोगों के पोलिंग करने के लिए जो टीम है सभी सुरक्षा बलों के साथ यहाँ से रवाना हो रही है और आज सही समय पर अपने अपने मतदान केंद्र जो उनका गंतव्य स्थल है वहाँ पर पहुँच जाएंगे और कल समय मतदान प्रारंभ करेंगे। सर, सभी मतदान केंद्रों पर सीआरपीएफ की पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई है। जो संवेदनशील स्थल हैं या जो वल्नरेबल हैमलेट्स हैं उन पे एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्चेस किया गया है। आज बाजार समिति के प्रांगण से जो ईवीएम को ले जाने वाली टीम है वो पर्याप्त सुरक्षा के साथ जो पोलिंग बूथ्स है उस पर जा रही है। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत या लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत एक कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम बनाया जाता है ताकि जितने भी हमारे कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पे वोटिंग का जो प्रारंभ हो गया और उसके बाद पोल के दौरान किसी भी तरह का शिकायत आ गया, किसी भी तरह का कहीं पे इशूज़ आ गया, किसी भी तरह का उसको यहाँ से मॉनिटर होता है। लोग बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग 17 नवाचार का प्रयोग कर रहा है। इनका उद्देश्य राज्य में चुनावी प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी बनाना है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को मतदान शुरू होने से पहले अभ्यास में भाग लेने और मतदान समाप्ति होने के बाद फॉर्म 17C जमा करने को भी कहा गया है। इसके अलावा अब बूथ पर मोबाइल ले जाने की इजाजत होगी। विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान के बाद 65% से अधिक वोटिंग हुई थी। चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आएगा। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।